Hello, welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies। प्यारे बच्चों, आज की मेरी वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका मीडियम हिंदी है। तो वो सब बच्चों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज़ आप हमारे लिए भी वीडियोस बनाइए। तो आज का मेरा वीडियो है, मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए शेयर करने जा रही हूँ। बिजनेस स्टडीज़ के लिए, व्यावसायिक अध्ययन के लिए हमारा टॉपिक है व्यावसायिक वित्त। चलिए आज समझते हैं व्यावसायिक वित्त क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं व्यावसायिक वित्त के। तो आइए वन बाय वन ऑल हम समझना शुरू करते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपने सुना होगा कि 4 M's के बारे में, जिसमें आता है आपका माल, मशीनें, मानव और मनी, है ना। माल, अगर किसी संस्था के पास, किसी व्यवसाय के पास माल भी है, मशीनें और मानव और मनी, इन सब में से क्या जरूरी है? अगर ये मनी नहीं है, वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, नकदी नहीं है हमारे पास, तो हम माल भी नहीं ले पाएंगे, मशीनें नहीं ले पाएंगे, मानव को, हम ह्यूमन बीइंग को, कर्मचारी को हम सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, वेतन भी नहीं दे पाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से जो वित्त है वो जरूरी है। पैसा होना संस्था के पास बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ये तो हुए हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, यानी कि भौतिक साधन, है ना, और ये है हमारा मानवीय साधन, और ये है हमारा वित्त, फाइनेंशियल सोर्स, मतलब वित्तीय साधन, संसाधन, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो वित्त है, ये जो नकदी है, ये जो पैसा है, कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो हम ये बोलते हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त, ना अधिक ना कम। अगर कम होगा तो काम रुकेगा, माल नहीं ले पाओगे, मशीनें नहीं ले पाओगे, तो काम रुक जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? जिन से आपने पैसा लिया हुआ है, आपका वो सारा पैसा यूज़ तो नहीं हो पा रहा, उपयोग में तो नहीं आ पा रहा, लेकिन आपको उसके ऊपर अपना व्यय लागत देनी पड़ रही है। जैसे मान लो ब्याज देना पड़ रहा है या लाभांश देना पड़ रहा है, तो क्या होगा? वो पैसा आपका बेकार रहेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी संस्था के पास, किसी भी व्यवसाय के पास जो वित्त है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, राइट। अब बात आगे आती है कि जो वित्त है, नकदी, कैश, कितना होना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, उसकी प्रकृति क्या है ना। तो क्या सब बिजनेसमैन के लिए, सब व्यवसायों के लिए क्या वित्त जरूरी है? हम बोलेंगे हाँ। चाहे छोटा व्यवसाय हो, चाहे बड़ा व्यवसाय हो, चाहे वो निर्माणी उद्योग हो, चाहे वो ट्रेडिंग उद्योग हो, है ना, उन सब के लिए भी, सब तरह के व्यवसायों के लिए वित्त की आवश्यकता तो पड़ती ही है, राइट। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं हम लोग व्यवसाय का आकार। आकार मैंने छोटा या बड़ा, दोनों तरह के व्यवसायों के लिए वित्त की आवश्यकता तो पड़ती ही है। फर्क कितना पड़ेगा? अगर छोटा व्यवसाय होगा तो हमें कम मात्रा में वित्त चाहिए होगा, अगर बड़ा व्यवसाय होगा, फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो हमें अधिक मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि हमारे व्यवसाय का आकार कितना है, उसका फैलाव, उसका विस्तार कितना है, राइट। अब आता है कि उपलब्धता, कहाँ कहाँ से उसको उपलब्ध करवाओगे, कहाँ कहाँ से पैसा आपके पास आएगा। हम बोलेंगे कि भैया तो मालिक का पैसा होगा, जो खुद स्वामी है, ओनर, उसका पैसा होगा, या फिर अगर आकार बहुत बड़ा है, अपना पैसा कम पड़ रहा है, तो डेफिनेटली तो आप लोग मित्रों से, बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से भी आप वित्त को उधार ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात आती है कि हमारे वित्त कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि वित्त हमें क्यों चाहिए। वित्त में क्या क्या सम्मिलित है? सभी प्रकार की पूंजी सम्मिलित है, चाहे वो स्थायी पूंजी हो, चाहे वो ऋण पूंजी हो। स्थायी क्या होती है? जो कि स्थायी संपत्तियों में लगी हुई है, जैसे कि आपका भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीनें हैं, वो सब क्या है? स्थायी, जिनका उपयोग आप लगातार हमेशा अपने व्यवसाय में करते रहते हो, ठीक है ना। फिर आपका आता है ऋण पूंजी,
जो कि आपने उधार लिया हुआ है, ऋण पत्रों से, मित्रों से, बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से। आगे हम इनके बारे में भी विस्तार में पढ़ेंगे। अब हम करते हैं कि इस वित्त का महत्व क्या है, क्यों हमें वित्त चाहिए। अभी हम पहले पीछे पढ़ के हटे हैं कि हमें वित्त चाहिए व्यवसाय की स्थापना के लिए। मालूम है ना, अभी मैंने बताया आपको, अगर हमने अपने व्यवसाय की स्थापना करनी है तो मतलब भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको खरीदने के लिए भी, और साथ साथ जो व्यवसाय को आरंभ करने के लिए हमारे होते हैं ना प्रारंभिक व्यय, उन्हें करने के लिए भी हमें वित्त की व्यवस्था पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो वित्त का अभाव है, वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्थापना करना भी एक स्वप्न के माफिक हो जाता है। पैसा तो है नहीं, कहाँ से हम अपने व्यवसाय को आरंभ करेंगे। तो व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगर स्थापना हमने कर ली, ठीक है ना, लेकिन अब क्या स्थापना करना ही काफ़ी है? नो, नहीं तो उस व्यवसाय को हमें चलाना भी तो है। चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए, उन्हें हमें वेतन देना है, उन्हें हमें मजदूरी देनी है, भाड़ा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना वित्त हो पर्याप्त मात्रा में ताकि आप सफलतापूर्वक बिना किसी रुकावट के अपने व्यवसाय को चलाने में समर्थ हो सको। ठीक है ना। अब स्थापना भी होगी, व्यवसाय हमारा चल भी रहा है, क्या इतना काफ़ी है? नहीं नहीं, अगर हमें वित्त ज़्यादा मिलेगा तो हम अपने वित्त में उसका विस्तार भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास मशीनें पुरानी हैं, पुरानी मशीनों में उत्पादन ढंग से नहीं हो रहा, तो हम नई मशीनें, आधुनिक मशीनें भी हम अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण माने पुरानी मशीनरी के स्थान पर हमने आधुनिक मशीनों का हमने उपयोग किया है। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा? किसी भी प्रतियोगी के आगे आप टिक पाओगे, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। तो आधुनिकीकरण के लिए भी और विस्तार के लिए भी हमें वित्त तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी हमें वित्त चाहिए। व्यावसायिक अवसर क्या होते हैं भाई? हम मान के चलते हैं ना, अगर मान लो किसी समय में हमें कच्चा माल सस्ता मिल रहा है, अगर हम उसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमें छूट मिल जाती है। तो ऐसे में अगर हमारे पास नकदी होगी या वित्त होगा तो हम आराम से इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे ना। तो जब कोई भी ऐसा अवसर सामने आता है, मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसी नीति निकाल दी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन गई कि अब ऐसा लोगे तो ऐसा होगा, है ना, तो हमें उस पर्याप्त मात्रा में अगर वित्त होगा आपके पास तो आप उस अवसर का लाभ उठाने में चूक नहीं पाओगे। ठीक है। फिर आपका आता है मंदी काल। मंदी काल का सामना करने के लिए भी वित्त चाहिए हमें। अब मंदी काल क्या होता है? आपको मालूम होगा कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यवसाय में आपकी स्टेजेस होती हैं। पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर धीमे धीमे ऐसे करते पीक साइकिल चलती रहती है आपकी। तो कभी कभी मंदी काल भी आ जाता है, जैसे कोविड चल रहा है। कोविड में कितने लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, सामान नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा? अगर उसके पास पहले से ही वित्त उपलब्ध होगा तो उसका काम रुकने नहीं पाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी व्यवसाय अपने आप को बचा सकता है उस मंदी काल में भी, अगर उसके पास पहले से ही वित्त उपलब्ध है। अगर कमी होगी, ऊपर से कोविड भी आ गया, तो क्या होगा? आपका तो बिजनेस हर तरह से बंद होने के चांसेस पूरे ही है ना। तो ऐसे चांसेस ना आए, ऐसा ना होए, तो उस काल में बचने के लिए अपने आप को आपके पास पहले से ही वित्त का उपलब्धि होनी जरूरी है। ठीक है ना। तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे पास वित्त उपलब्ध है तो उस बिजनेस की साख भी गिरने नहीं पाती। ख्याति, प्रसिद्धि, हम मान के चलते हैं कि साख अच्छी उन्हीं व्यवसायों की होती है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ऋण मिल जाता है, वित्त मिल जाता है, तो उनकी साख भी बढ़ती रहती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी से करते हैं वित्त की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। कितने तरह से हमें वित्त चाहिए, कितने समय के लिए हमें वित्त चाहिए? दीर्घकालीन
मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घ। नाम से स्पष्ट हो रहा है 10 वर्ष से ऊपर। जैसे कि आपका भूमि है, भवन है, जिन्हें हम जो संपत्ति हम ले रहे हैं ना, उसे हमने बेचना नहीं है, वो हमारे व्यवसाय में लगी ही रहेंगी। तो 10 वर्ष से अधिक के लिए। फिर आपका आता है अल्पकालीन, कम मात्रा में, कम समय के लिए, 1 वर्ष। दैनिक व्यय, माल खरीदना है, मजदूरी देनी है, भाड़ा देना है, किराया देना है, भुगतान करना है, कच्चा माल लिया तो उसका, तो हमारा हुआ अल्पकालीन, कुछ अवधि के लिए। लेकिन जो इनके बीच की अवधि होगी वो क्या होगी? हमारी मध्यकालीन। जब हमें 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकता। क्यों चाहिए मध्यकालीन? हम जब मध्य में हम क्या करेंगे? इस दौरान में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, शोध कार्य कर सकते हैं। हमने विज्ञापन देना है तो वो भी हमारा बड़े पैमाने तक, कुछ वर्षों तक वो लगातार हमारा वो चलता ही रहेगा, उसका हमें लाभ मिलता ही रहेगा। तो ये था हमारा वित्तीय आवश्यकताएं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के दृष्टिकोण से हमें वित्त को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो स्वामित्व पूंजी, एक हमारा ऋण पूंजी। स्वामित्व, नाम में क्या आया? स्वामी। जो पूंजी, जो फंड किसने लगाया है? खुद स्वामी ने। उसका पैसा है ना, तो वो किस रूप में लगाया होगा उसने? समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, प्रतिधारित लाभ, GDR, ADR, IDR, ये सारे क्या हैं? उसके साधन हैं, स्रोत हैं, सोर्सेज हैं आपके स्वामित्व पूंजी को पाने के। इन सब स्रोत से हम लोग स्वामित्व पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर आपको आया ऋण पूंजी। उधार लिया, ऋण के रूप में लिया, तो कौन से स्रोत हुए आपके? ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया, ICD मैंने अंतः कंपनी जमाओं से ऋण लिया, पैसा लिया, व्यापारिक साख या फिर जन निक्षेप। इन सब के बारे में भी, सबके बारे में मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। ठीक है ना? चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व पूंजी में और ऋण पूंजी में क्या फर्क है? क्या अंतर क्या है? स्वामित्व पूंजी क्या है? स्थायी है। स्थायी है ना, स्वामी की पूंजी है, तो इसका जो भुगतान है ना, वो व्यवसाय बंद होने पर ही होता है। लेकिन ऋण पूंजी का भुगतान ये क्या होता है हमारा? कभी कभी अल्पकालीन स्रोत होता है, कुछ समय के बाद इसका पीरियड जो है वो अवधि इसकी फिक्स्ड है, उस अवधि के बाद आपको ऋण चुकाना ही पड़ेगा, है ना? और स्वामित्व पूंजी में क्या होगा? इन स्वामी पूंजी पे जितने भी स्रोत हैं, इन सब का व्यवसाय के प्रबंध पर नियंत्रण होता है। लेकिन ऋण पूंजी वालों का व्यवसाय के प्रबंध पे कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है बेटा? आगे हम बढ़ते हैं। अब स्वामित्व पूंजी जो है ना, इसको बात करने के लिए किसी भी तरह की कोई प्रतिभूति भी नहीं रखनी पड़ती, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ऋण पूंजी को प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति मैंने सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें ब्याज देना पड़ता है और इनको लाभांश मिलता है। स्वामी की पूंजी है ना, इन्हें क्या मिलेगा? लाभ के रूप में, प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा? इनको लाभांश प्राप्त होता है। लेकिन उधार पर तो हमें ब्याज देना ही पड़ता है। ठीक है बेटा? तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने इन सब स्रोत का वर्णन लेके आऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही रिवाइज कीजिए, इतने पर ही फोकस कीजिए। टिल देन, गुड बाय।